Hello friends, today I am going to teach you next chapter, that is excretory product and their elimination. ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे कि कौन से ऑर्गन जो होता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और उसकी किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो अमेनोटैलिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। तो इसमें 3 ट्रिक्स दे रखी है। अमेनोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यूरोकोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, यूरोटैलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनमें 1 बाय 1 जो है इनमें ट्रिक बता के मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखो अमोनोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं उसमें ट्रिक है ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया। इसे लिखो, देखो ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया, ये इसकी ट्रिक है। ब्लड फ्लोइंग मतलब कि बोनी फिशेज, ठीक है, और अक्रॉस मतलब एक्वेटिक एम्फीबियंस, और आई फॉर इंसेक्ट्स, ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स आएगा, ध्यान रखना, एक्वेटिक इंसेक्ट। ये हो गए आपके अमोनोटैलिक एनिमल्स। उसके बाद आपका यूरियोटैलिक एनिमल्स के बारे में बताएंगे। यूरियोटैलिक एनिमल्स में होती है मनी फ्रॉम एटीएम, ठीक है, मनी फ्रॉम एटीएम। मनी मतलब मैराइन फिशेज, मैराइन फिशेज, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया ए फॉर एम्फीबियंस, टी फॉर टेरेस्ट्रियल, मतलब कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, एम फॉर मैमल्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिको मतलब को मतलब कौआ, कौआ मतलब जिसने भी वर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि आपका रेप्टाइल्स हो गया, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मतलब कि उड़ने वाले हैं। कौआ, कौआ वाली कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, क्रो जिसको बोलते हैं, बर्ड्स हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, लैंड स्नेल्स हो गए। तो इसकी ट्रिक क्या है, आरबीआई लो सफ़र शुरू हो गया, आरबीआई लो सफ़र शुरू हो गया मैं, आर फॉर रेप्टाइल्स, बी फॉर बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट, लो फॉर लैंड स्नेल्स, और शुरू हो गया मतलब वैसे दे रखा है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि किसके अंदर जैसे अमीनोटैलिक एनिमल्स होते हैं, इसके लिए क्या होता है कि जो आपका एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसमें एनसीईआरटी में जो हाईलाइट कर रखा है। जैसे आपका देखो अमीनोटैलिज्म जो होता है, एक्सक्रीटी अमोनिया इज अमोनोटैलिज, मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट इसके अंदर आ गए। अमीनोटैलिक जो कि इन नेचर होते हैं। अमोनिया जो होता है रेडियली सॉल्युबल होता है, ये जनरली एक्सक्रीट करता है बाय डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू और गिल्स के थ्रू। अमोनिया आयंस, किडनी डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल, ठीक है, इसमें किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती। जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है इसके एलिमिनेशन के लिए। वेयर यूरिक एसिड, जो मैंने आपको लाइन पहले ही ऊपर बता दी कि जो यूरिक एसिड होती है, बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद इन ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यूरिक एसिड के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देखो आपके ये AIPMT 2011-2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। अमोनी देखो, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called यूरिकोटैलिक। उन्हें क्या बोला जाता है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोला जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस बाई metabolism is converted into urea in the form of animals and released into blood which is filtered and excrete out by kidney। बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है किडनी के थ्रू फिल्टर करके,
ठीक है। उसके बाद देखो रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंडस्लाइड, इंसेक्ट जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। इसमें क्या पड़ती है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसके निकालने के लिए सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम यूरोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंदर देखिए कि कौन सा एनिमल्स जो होता है उसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में जो आपका दे रखा है वो आपको मैं बता देती हूँ। सोलनोसाइट और जो आपकी, उनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया जो होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं। ठीक है, प्लेथी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्लेथी के लिए आपका प्लेथी के लिए आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एक प्लेथी और एक आपके फ्लैटवर्म। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। नेफ्रीडिया जो होता है अर्थफॉर्म के अंदर क्या होता है, अर्थफॉर्म के अंदर होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, उसके बाद जो मालफीजियन टिब्यूल्स होती हैं वो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कॉकरोच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मालफीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, एंटीनल या फिर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्रूस्टेशियंस। लाइक जैसे कि आपका प्रॉन हो गया। तो ठीक है, फ्लैटवर्म और प्लेथियलमिंथीज के अंदर प्लेनेरिया जो होता है एग्जांपल इसके अंदर ये पढ़िए। अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। कॉकरोच के अंदर मालफीजियन टिब्यूल्स होती है। एंटीनल ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है क्रूस्टेशियंस के अंदर। ठीक है, ये सारे पूरे पैराग्राफ में आपका यही दे रखा है जो कि नीट 2019 में पूछा हुआ है नेफ्रीडिया के बारे में। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्रेमसेंस वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लेथियलमिंथीज के अंदर होती है। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। देन देखिए हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि किडनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले मतलब किडनी होती क्या है, मतलब किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी जो होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर इसके अंदर यूरेटर होता है। ठीक है, वन पेयर यूरेटर हो गया ये आपका। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद जो लास्ट फाइनल जो आपका यूरिन निकलता है देन उसको हम बोल दिया यूरेथ्रा हो गया। किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होती है लास्ट थोरेसिस में। ठीक है, एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के और क्लोज डोर्सल टू द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है। किडनी के अंदर जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 5 से सेंटीमीटर विड्थ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वेट जो होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। यहाँ से देखिए इनर सरफेस जो होता है किडनी का, ये वाला इनर सरफेस ऑफ किडनी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, यहाँ से क्या होता है नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी एंटर करती हैं। ठीक है, किडनी जो नॉच इसको क्या बोला जाता है, हाइलम, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व जो होती हैं एंटर करती हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं, हाइलम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस जो होती है वो प्रोजेक्शंस बनाती है आगे चल के। यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्सिस बोलते हैं। और कैलेक्सिस जो होती है वो आपकी जो एक किडनी, इसको हम क्या बोल दिया, प्रोजेक्शंस को क्या बोल दिया, आपकी कैलेसिस बोल दिया। सबसे पहले जो इनर नॉच होती है उसे हाइलम बोलते हैं। हाइलम के बाद जस्ट आगे जो होता है ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को। रीनल पेल्विस के बाद जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसे हम कैलेसिस बोलते हैं। किडनी जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आउटर किडनी और इनर किडनी। आउटर किडनी जो होती है लेयर की वो टफ कैप्सूल से बनी होती है, और जो इनसाइड किडनी जो होती है, इसके इनसाइड किडनी के दो जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। ठीक है, आउटर वाले को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर वाले को मेडुला बोलेंगे। मेडुला जो होता है वो डिवाइडेड होता है, ये जो फ्यू कॉनिकल मासेज में, उसे हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये जो फ्यू कॉनिकल मासेज हैं ये बहुत सारी, इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक है,
द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इट बिटवीन मेडुलरी पिरामिड और ये जो कॉर्टेक्स दे रखा है ये एक्सटेंड होते हैं यहाँ कॉलम ऑफ ब्रिटनी, जिस ये रीजन होता है यहाँ पे इस जहाँ पे आपका मेडुलरी पिरामिड और कॉर्टेक्स आगे की तरफ बढ़ता है उसे हम कॉलम ऑफ ब्रिटनी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज द रीनल कॉलम, मतलब कि मेडुलरी पिरामिड और रीनल जो कॉलमन होता है उसको हम मिला के बोलते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी। ठीक है, उसके बाद देखिए किडनी जो होती है उसके पास क्या होता है, नियरली वन मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। हर नेफ्रॉन जो होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ टॉप कैपिलरी से बना रहता है, ये देखिए आपका ग्लोमेरुलस जो दे रखा है वो टफ टॉप कैपिलरी से बना रहता है, जो कि आर फॉर्म बाय द अफरेंट आर्टियोल से एंड ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अबे बाय द इफरेंट आर्टियोल, आएगा जो है वो अफरेंट आर्टियोल से और जो एग्जिस्ट आउट करेगा वो इफरेंट आर्टियोल से करेगा। देन उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, एक आपका जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, रीनल ट्यूब्यूल कैसा होता है, बिगन विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, वोमैन कैप्सूल बोलते हैं, जो कि इनक्लोज होता है, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करके रखता है। ग्लोमेरुलस और वोमैन कैप्सूल इन दोनों को मिला के माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेट। ये जो आगे है फर्दर यहाँ से निकलती हुई आगे हाईली कॉइल्ड हो जाती है, उसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। A hairpin shaped Henle loop is next part of the tubule which is has a descending and ascending limb। ठीक है, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, नीचे की तरफ जो जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ जो जा रहा है इसको हमने डिसेंडिंग बोल दिया और ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे असेंडिंग बोल दिया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इन दोनों को बोलते हैं हम हेनले लूप। ठीक है, ये यू शेप्ड जो होता है इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, which is a descending and ascending, the ascending limbs continue as another highly coiled tubule region, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ये पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ये हाईली फर्दर कॉइल्ड हो जाता है यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। DCT जिसे हम बोलते हैं, DCT of the many nephron open into straight tube collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis with through medullary pyramid in the calyces। ठीक है, उसके बाद देखिए जो DCT की हाईली कलेक्टिंग ट्यूब होती है, जो DCT फर्दर आगे स्ट्रेट ट्यूब में आगे डिवाइड मतलब जाके खुलता है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। माल्फिजियन कॉर्पसल्स PCT एंड DCT और नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। मार्फिजियल कॉर्पसल्स हो गया, PCT हो गया एंड DCT हो गया, ये सिचुएटेड होते हैं आपके कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, ये मार्फिजियल कॉर्पसल्स आगे PCT एंड DCT ये सारे आपके कॉर्टिकल रीजन में खुलते हैं, और जो नीचे वाला जो रीजन होता है उसे वो मेडुलरी रीजन होता है। ठीक है, माल्फिजियन कॉर्पसल PCT एंड DCT नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप इनटू द मेडुला, जबकि लूप ऑफ हेनले को किस में डिप किया जाता है, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले को किस में डिप किया जाता है, मेडुला के अंदर रहता है, जबकि ऊपर वाले पोर्शन जो होता है वो कॉर्टिकल के ऊपर होते हैं। जो आउटर होता है वो कॉर्टिकल होता है, इनर वाला जो होता है मेडुला होता है। उसके बाद देखिए इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हेनले होता है, जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और लिटिल पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं जस्ट सच नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि अंदर तक जा ही नहीं रहा, अंदर तक नहीं जा रहा तो बाहर रह जाएगा। बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्या कॉर्टिकल पोर्शन होता है, इसलिए उसको बोल दिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले, जिनके अंदर लूप ऑफ हेनले नीचे तक चला जाता है, लॉन्ग पोर्शन डिप हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो मेडुला होता है, और मेडुला में जो जाके कोई चीज़ नीचे तक डिप करेगी तो मुझे उसे हम बोल देंगे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आगे देखिए इफरेंट पोर्शन जो होता है, ठीक है, इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन
कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल के अराउंड जो फाइन कैपिलरीज का फॉर्मेशन करे उसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ए माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप फॉर्मिंग यू शेप को क्या बोलते हैं, वसा रेक्टा बोलते हैं। वसा रेक्टा जो होता है हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि कार्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो ऊपर होता है और वसा रेक्टा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो वसा रेक्टा जो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन किस तरीके से फॉर्म करता है आपका, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मेन प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एक रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक सीक्रेशन होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले यूरिन में से क्या किया जाएगा, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसे इसलिए उसको क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल दिया। एवरेज जो होता है ये 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर्ड किया जाता है किडनी के द्वारा 1 मिनट में, जो कंस्टिट्यूट करता है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। एक मिनट में हार्ट की जो वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रही हैं उसका 1/5 पार्ट जो होता है ये जो किडनी होती है वो उसको फिल्टर्ड कर रही है 1 मिनट में। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का ये 3 लेयर्स के थ्रू होता है, जिसे एंडोथीलियम अंदर वाली जो लेयर होती है और ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथीलियम ऑफ वोमेन कैप्सूल सबसे बाहर वाली, और बेसमेंट सब्सटेंस जो होती है इन दोनों के लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द एपिशियल यहाँ से लेके यहाँ तक, द एपिथीलियल सेल ऑफ वोमेन कैप्सूल called podocyte are arranged in an intricate manner so leads to some minute space called filtration slit और slit pore। ये नीट 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो वोमेन कैप्सूल की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसे एपिथेलियल बोलते हैं, जो कि पोडोसाइट का फॉर्मेशन करती है। इन पोडोसाइट्स में क्या होता है, कुछ सम लीव्स को, सम स्पेस को ये क्या कर देती हैं, माइन्यूट स्पेस को ये छोड़ के बनाती हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट, जो इसके अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट को फिल्टर्ड किया जाता है एक्सेप्ट प्लाज्मा। द प्रोटीन पासिज इनटू द ल्यूमेन, उनको कहाँ पास कर दिया जाता है, ल्यूमेन में ऑफ द वुमेन कैप्सूल। देयरफॉर इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिल्ट्रेशन जो होता है आपका ब्लड का, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी के द्वारा कितने अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट का फॉर्म हो रहा है 1 मिनट के अंदर, उससे बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होता है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वो 180 लीटर होता है एक दिन के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, किडनी के अंदर एक बिल्ट मैकेनिज्म होता है जो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखता है। ये सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय, ये किसके द्वारा किया जाता है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जेजे सेल्स जो होती हैं। ठीक है, जेजे सेल इज ए स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलर मॉडिफिकेशन इन द, 2 रीजन है, एक पीसीटी होता है एक डीसीटी होता है, जो कि डीसीटी वाला पोर्शन जो होता है नीचे की तरफ जो है वो डीसीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आपकी एफरेंट आर्टियोल जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उस रीजन को हम बोलते हैं डिस्टल मतलब कि जे सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोलते हैं। ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द, इसमें क्या होता है जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम होता है, गिरता है, तो उस टाइम पे जेजी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और रेनिन का फॉर्मेशन करती है, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू द नॉर्मल। और उसके बाद जब ये रेनिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सीक्रेट करता है इसको, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो होता है वो आपका नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है, जो आपकी डीसीटी रीजन है और प्लस एफरेंट आर्टियोल है उसका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, एफरेंट आर्टियोल मिलके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम जेजी सेल्स बोलते हैं। जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन जो होता है वो डाउन करता है तो उस टाइम पे जेजी सेल्स रिलीज हो जाती हैं। जेजी सेल्स क्या करती है, रेनिन का फॉर्मेशन करती हैं और हमारा इसको क्या करती हैं, नॉर्मल कर देती हैं। उसके बाद देखिए एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट को फॉर्म किया जाता है।
ठीक है। विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर सजेस्टेड द नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब। जो 99 फिल्ट्रेशन ऑफ द रेट जो होता है जिसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है उसको हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। ये दोनों तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। किस किस को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और सोडियम को, इनको फिल्ट्रेट किया जाता है एक्टिवली। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। जो रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है वाटर का वो पैसिवली कहाँ किया जाता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपकी लाइन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीट 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक, किसका सीक्रेशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन का, पोटाशियम का, आयन का एंड अमोनिया का इनटू द फिल्ट्रेट। Tubular secretion is also important step in urine formation as it help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid. बॉडी फ्लूइड का जो आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस बनता है वो भी इसमें मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये किसका, ये नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फंक्शन जो होता है आपका ट्यूब्यूल्स जो हैं आपकी पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, जो ये पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको देखेंगे। पीसीटी जो होता है वो लाइंड होता है सिंपल कॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो इंक्रीज करता है आपके सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब किया जाता है एक सेगमेंट में। पीसीटी के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो इन आपका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है वो पीसीटी के द्वारा किया जाता है। पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बेस बैलेंस और बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या करता है, सीक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का और एब्जॉर्प्शन करता है आपका बाइकार्बोनेट आयन का। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये दिखा भी रखा होगा, देखो ये है, जैसे सिलेक्टिव सीक्रेशन कर रहा है आपका हाइड्रोजन आयन का, सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड एब्जॉर्प्शन कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन का। ठीक है। ऐसे आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किसके अंदर होता है, वो डीसीटी के अंदर होता है। इसमें जो सीक्रेशन होता है वो पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके वाटर का, बाइकार्बोनेट आयन का और NaCl का, इन सब का होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो इसमें सीक्रेशन जो है वो अमोनिया का इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप हेनले लूप के अंदर दो पार्ट हैं, एक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो मिनिमम होता है इसके अंदर। दिस प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मॉड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले हो जो आपका डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे दो होते हैं, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक डिसेंडिंग होता है और एक आपका असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले वो नीचे की तरफ जाता है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ आता है। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, लेकिन इनपरमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जब वाटर के लिए परमिएबल है तो पानी जब मतलब बाहर चला जाएगा सारा तो अंदर क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाएंगे, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जबकि असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बट परमिएबल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाएंगे अंदर पानी ज़्यादा रह जाएगा तो इसकी वजह से ये क्या रह जाएगा, डाइल्यूटेड बन जाएगा। ठीक है। देखो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrate the filtrate at is moved down. जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है इम्परमेबल होता है वाटर के लिए बट अलाउड ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी और पैसिव। इसकी वजह से ये कैसा बन जाता है, फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड। इसकी वजह से ये डाइल्यूटेड बन जाता है। ये कैसा बनता है, कंसनट्रेटेड, ये आपका बनता है डाइल्यूटेड। उसके बाद जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल DCT को हम पढ़ेंगे। अभी मैंने पहले ही बताया था जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का वो टेक प्लेस होता है इन दिस सेगमेंट। DCT इज कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मतलब बाहर की तरफ रीअब्जॉर्ब कर देता है बाइकार्बोनेट आयन को, सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड पोटाशियम आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम। बट सोडियम पोटाशियम बैलेंस जो होता है ब्लड के अंदर वो कौन मेंटेन करता है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। ठीक है। ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद देखिए आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या होता है, ये भी आपका जो ज़्यादातर दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ड्यू टू किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी reabsorbed फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। दिस सेगमेंट अलाउ पासिस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलिटी। अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भेज देती हैं। ये आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेन ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी के पीएच में भी और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को भी। सिलेक्टिव सीक्रेशन करती हैं हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन में भी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। क्यों? क्योंकि जो मैमल्स के अंदर होती है वो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है 99 फिल्ट्रेट को वो क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रह जाते हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। द हेले लूप और जो मैकेनिज्म होता है ये मैमल्स के अंदर, ये हेले लूप और वसरेक्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेले इज अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऐसे होता है तो दूसरा आपका ऐसे होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इस वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उससे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो जनरेट हो जाता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा, एक तो वासारेक्टा के अंदर और आपका आल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप के अंदर असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप असेंडिंग, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलिटी टू बार द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्योंकि नीचे की तरफ जो पोर्शन है वो मेडुला है, ऊपर की तरफ जो था वो कॉर्टेक्स था। तो ये इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या करते हैं, ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मेंटेन करते हैं। ये ऑस्मोलिटी जो होती है वो 300 से लेके 1200 मिली ऑस्मोलिटी तक जाती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली, ये जो होता है काम किस किस की वजह से होता है, एक NaCl की वजह से और एक यूरिया की वजह से। ये नीट 2019 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। NaCl जो होता है ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ वासारेक्टा। जो आपका NaCl होता है उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है असेंडिंग, जो कि यहाँ पे वाला पोर्शन था, असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले में, जो कि बाद में एक्सचेंज किया जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा के अंदर। कि फिल्ट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो देखो अफरेंट आर्टियोल होती है आपकी, सबसे पहले यहाँ पे जो है अपरेंट आर्टियोल, उसके बाद जो होती है इफरेंट आर्टियोल होता है। अफरेंट आर्टियोल मतलब कि जो आपका लेके आएगी, ब्लड को लेके आएगी, और इफरेंट मतलब कि जो एग्जिट करेगी, लेके जाएगी, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, जो ब्लड होता है आपका मेनली उसमें क्या होता है, वो डीऑक्सीफाई होता है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मतलब यहाँ पे जो भी एफरेंट आर्टियोल जो होता है जो ब्लड को लेके आएगी, ये क्या होता है, इसके अंदर ये प्यूरिफाई नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ये एक्सेप्ट प्लाज्मा को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको भेज देगा आपका ग्लोमेरुलस के पास भेज देगा, जो ये आपके बाहर वाली लेयर है जिसे वैम्यून कैप्सूल बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका फिल्ट्रेशन करेगा और कुछ ब्लड जो है वो इफरेंट आर्टियोल्स के पास भेज देगा। इफरेंट आर्टियोल जो होगी वो आपके प्यूरीफाई ब्लड को लेके जाएगी, जबकि ग्लोमेरुलस के अंदर जो होगी वो फिल्ट्रेट जो होगा वो आपका प्यूरीफाई नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जो PCT होंगी आपकी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट, आप इसका डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले हुआ, असेंडिंग ये वाली जो होगी, ये इसको क्या करेगी, बाद में जाके ग्लोमेरुलस जो होगा वो दे देगा आपका इन लूप ऑफ हेनले को दे देगा कि आप इसको प्यूरीफाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो होगा जिस ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा, ये 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें क्या होता है कि ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। ये वाटर को बाहर निकाल देगा, जैसे पानी बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से जो फिल्ट्रेट होगा आपका वो बन जाएगा, आपका कंसंट्रेटेड बन जाएगा। जैसे जैसे पानी की कमी होती है तो वो कंसंट्रेटेड बन जाता है, और जब पानी उसमें ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूटेड होता चला जाता है। जब ये परमिएबल होता है वाटर के लिए तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। वाटर को बाहर निकाला तो ये इसने क्या कर दिया, इसको कंसंट्रेटेड कर दिया। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से आपकी 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये हेनले आपका क्या होता है, ये आपका सॉल्यूट के लिए परमिएबल होता है,
ठीक है, और ये इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। जब इसके अंदर क्या होगा, जैसे धीरे धीरे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर जाने लगेगी, मतलब कि जो आपका डाइल्यूटेड बनने लगेगा, मीन्स दैट कि इसकी धीरे धीरे ये कंसंट्रेटेड कम होने लगेगा, तो इसकी ये धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कंसंट्रेशन जो है वो घटने लगेगी। क्योंकि जब ये इसके अंदर से सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है जो बाहर जाने लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का जो लेवल है वो अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो इसके लिए ये कंसंट्रेटेड जो है इसकी डिक्रीज़ करने लगेगी। ये आपका डिसेंडिंग जो आपका ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं आपके लूप ऑफ हेनले के। ठीक है, ये आपका जो है ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये वाला क्या है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इसमें से धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसमें से जब ये डाइल्यूटेड होने लगेगा, यहाँ से जो इफरेंट आर्टियोल है जो आपका ब्लड को लेके आएगी, वो धीरे धीरे क्या करेगी, इसके अंदर जो यहाँ पे ये निकला था, ठीक है, डाइल्यूटेड हुआ था, वो धीरे धीरे इसमें क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब कि जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है और आपका असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वासा एरेक्टा है, ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप। अभी पीछे पढ़ा था कि जो NaCl होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है क्योंकि असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंज किया जाता है विद द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amount of जो यूरिया होता है वो एंटर कर जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द, जो कि बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा। द अबाउ डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। किस किस के बीच में होता है स्पेशल अरेंजमेंट, हेनले लूप और वासा रेक्टा की उसके बीच में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हेल्प करता है। इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय द कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन। क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है वो 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, तो जो उसकी वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। जो ह्यूमन किडनी होती है वो 4 times कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकती है इनिशियल सेगमेंट्स, इनिशियल जो आपका फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जो रेगुलेशन ऑफ किडनी है, इसके जो फंक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें हर बार नीट में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है। देखो नीट 2014 में पूछा हुआ है, 20 में, 23 में, 14 में, 20 में, 23 में। यहाँ से देखो लाइन, फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इसमें हाइपोथैलेमस जस्ट ग्लोमेरुलर अपरेटस टू ए सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज। जैसे ही हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो होता है, जो चेंज होता है, उसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसका लॉस होने लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द एंटी डायरेटिक हार्मोन। और हाइपोथैलेमस को बोलने लगते हैं कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस ADH हार्मोन को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। और ADH हार्मोन को हम वैसोप्रेशन हार्मोन भी बोलते हैं, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो जो ADH होता है उसका वो क्या करता है, ADH यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये लाइन नीट के अंदर आई हुई है। ADH फैसिलिटेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल देयरबाय प्रिवेंटिंग डायरेसिस। मतलब कि ये डायरेसिस जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस होने से। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ। जैसे ही जब ये इसको स्विच ऑफ कर देता है, कब, किस कंडीशन में,
तब ये जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल हो जाता है, उस कंडीशन में क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय कंस्ट्रक्ट। देखो हम जब आपकी पानी की जो नली होती है उसको आगे से अगर हम उसको भींच दें तो उसमें से पानी क्या करेगा, बहुत जल्दी से फ्लो करने लगेगा। ऐसे ही ये क्या करता है, जो एडीएच होता है वो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट करता है इन ब्लड वेसल्स पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। जो एडीएच हार्मोन होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो किस किस में हेल्प करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं बाद में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद देखो जेजीए प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है वो नीट में आया हुआ है, एआईपीएमटी 2012 में, नीट 2020 के अंदर। ए फॉल इन जीएफआर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर जो होता है एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था, जो ब्लड फ्लो जहाँ पे कर रहा था वहाँ उसके पास कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जेजी सेल्स होती हैं, वो रिलीज कर देती हैं रेनिन को, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन ब्लड में फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये कंडीशन क्रिएट होती है जब हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर जो होता है वो ढंग से काम नहीं करता। तो जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो करता है, फिल्ट्रेशन रेट होता है, वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम जेजी सेल्स होते हैं। वो जेजी सेल्स रेनिन को रिलीज करती हैं और रेनिन का काम होता है कि वो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दे। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है वो पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, इंक्रीज करता है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर वर्ड आएगा मतलब कि वो लाइक ऐसा हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जैसे कि आपकी जो नली होती है, पानी की नली होती है, उसको हम प्रेस करते हैं आगे से तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही वैसो कंस्ट्रक्टर होता है जहाँ पे भी वहाँ ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज करेगा एंड देयर बाय जीएफआर। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है आल्सो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को और रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो होता है कॉज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल। दीज आल्सो लीड टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और क्या कर देती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपका जो है वो एएनएफ पढ़ते हैं। अब दो चीज़ें याद रखनी है, जो आपका एएनएफ होता है और एडीएच होता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एएनएफ क्या होता है, देखो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल न्यूट्रिटिव फैक्टर। जब हमारी जो हार्ट होता है उसके पास क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो अगर इंक्रीज करने लगे, अब वो जब कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है बहुत ज़्यादा तो हम उसको क्या, जैसे पानी की जैसे ये नली थी, जब ये इसमें से प्रेशर बढ़ाया आगे से तो ब्लड प्रेशर जो इसको आगे से भींचा हमने तो जो ये इसकी फ्लो था वो क्या कर गया था, इंक्रीज कर गया था। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो ब्लड प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वैसो डायलेशन बोल देंगे। तो ऐसे देखो एएनएफ कॉज वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर आल्सो चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। जो एट्रियल न्यूट्रिटिव फैक्टर होता है, ये मैकेनिज्म जो होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो एएनएफ होगा वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, बीपी को डिक्रीज करेगा और क्या कर देगा, आपका वैसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, और जबकि इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एडीएच हो जाएगा। एडीएच जो होगा वो ब्लड प्रेशर को आपका इंक्रीज करेगा और वो क्या करेगा, आपका वैसो कंस्ट्रक्टेड का काम करेगा, वैसो कंस्ट्रक्टेड का। ठीक है, अब मिक्टुरेशन पढ़ते हैं। मिक्टुरेशन क्या होता है, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लडर। सबसे पहले जो यूरिन जो होता है स्टोर होता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, जो कि एक वॉलेंटरी सिग्नल होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट। जैसे ही हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन
फिल्ड होता है, जब भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका क्या रेस्पॉन्स करने लगता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर गया है। अब जो उसके पास जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर के पास, वो रिसेप्टर्स जो हैं स्ट्रेच होने लगते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, तो वो सीएनएस को सिग्नल देने लगते हैं। द सीएनएस पैसेज ऑन द मोटर मैसेंजर टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं and the of the bladder and stimulate relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। उसके बाद क्या होता है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करने लगती हैं तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन होने लगता है यूरिथ्रल स्पिंचर में, और उसकी वजह से यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होने लगता है, मतलब आपका जो यूरिन है वो रिलीज आउट होने लगता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ यूरिन उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्टिरेशन बोलते हैं। एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्टिरेशन रिफ्लेक्स, इसी को हम मिक्टिरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जो अडल्ट ह्यूमन होता है वो एक्सक्रीट करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन को एक दिन के अंदर। यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच कितना होता है, 6 होता है। एज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आती है, इसकी बदबू होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और जो एवरेज होता है 25 से 30 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं एक दिन के अंदर ह्यूमन बींग। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ये क्वेश्चन यहाँ से, ये नीट में जो लाइन पूछी गई है ये एग्जाम्पल से यहाँ तक नीट 2018 में और 20 में पूछी हुई है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यूरिया के अंदर उसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ठीक है, ग्लूकोसूरिया। और कीटोन बॉडी जो होता है उसे बोलते हैं कीटोनोरिया। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस का ये इंडिकेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखो रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसमें अदर इम्पोर्टेंट रोल भी जो फंक्शन प्ले करते हैं वो भी कुछ होते हैं। जैसे कि आपका हमारा जो लंग्स होता है वो भी रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को। कितना कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट कर सकता है। ठीक है, वो एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे। ठीक है, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड जो लीवर होती है वो भी एक्सक्रीट करता है, जैसे कि सीक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बाइलिरुबिन एंड बाइलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग। मतलब कि इनको भी एलिमिनेट करते हैं, कौन करता है, लीवर करता है। जबकि जो आपका लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को लार्ज अमाउंट में एलिमिनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, ये भी डाइजेस्टिव वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सीक्रेशन। स्वेट जो होता है प्रोड्यूस करता है बाय द स्वीट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी उसको भी करता है, लैक्टिक एसिड को भी करता है। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेट टू ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन अबाउट सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट्स, जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड होती है वो एलिमिनेट करती है सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि स्टेरॉल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वैक्सीथ्रोसीबम हो गया। दिस सीक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेट थ्रू स्लाइबा। स्लाइबा के थ्रू भी कुछ स्मॉल अमाउंट में जो ये होते हैं आपके सर्टेन वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको भी एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो स्किल से याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो स्किन आपका आता है, ये भी करती है, और K4 आपका किडनी हो गया। ठीक है, I4 आपका इंटेस्टाइन हो गया, L4 आपका लंग्स हो गया, और L4 लीवर हो गया, और S4 स्लाइबा हो गया। तो ये सारे जो हैं ये भी स्मॉल अमाउंट में आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ हर कोई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्लाइबा भी करता है। ठीक है, लंग्स जो है वो CO2 को रिमूव आउट कर रहे हैं। लीवर जो है वो भी आपका कुछ ना कुछ बाइल्स कंटेनिंग सब्सटेंस को, बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको करता है। स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो सर्टेन अमाउंट में ये भी कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर रही हैं आपकी। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है NaCl यूरिया को। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये भी।
डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। डिसऑर्डर क्या हो, देखो इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। अगर जो हमारी किडनी है उसका माल फंक्शनिंग हो जाए तो उसके अंदर क्या होने लगता है, वो उस कंडीशन में यूरिया को ब्लड के अंदर धीरे धीरे ब्लड के अंदर यूरिया को एक्यूमुलेट करने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर, उसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाई प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर से यूरिया को रिमूव आउट किया जाता है, जिसे हम हीमोडायलिसिस बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वेंट आर्टरी। इस कंडीशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस में ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वेंट आर्टरी, ब्लड को निकाला जाता है आर्टरी के थ्रू, इज पम्प्ड इनटू ए डायलिसिंग यूनिट, और उसको पंप्ड किया जाता है डायलिसिंग यूनिट के, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वेंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोगुलेंट लाइक हेपेरिन। ठीक है, जब ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है आर्टरी के अंदर से, और उसको किस में अंदर ऐड किया जाता है, एंटी कोगुलेंट उसके अंदर ऐड किया जाता है, जिसको हम हेपेरिन बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं डाला तो जो हमारा ब्लड होगा वो कोगुलेट हो जाएगा। यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंड बाई ए फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड उसको हम बोलते हैं, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा। इसके अंदर प्लाज्मा के जैसा सेम कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट को छोड़ के। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, जो ये ट्यूब थी जिसके अंदर हम एंटी कोगुलेंट वो डाला है, जिसे हम हेपेरिन बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे इसको मॉलिक्यूल्स को पासेज आउट किया जाता है। एज द नाइट्रोजनस बेस आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड, इस फ्लूइड के अंदर जो होता है आपके डाइजेस्टिव नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। These substances freely move out, thereby clearing the blood. Clear blood is pumped back to the body through a vein. जो आपका ब्लड होता है जो क्लियर हो जाता है उसको वापस भेज दिया जाता है वेंस के थ्रू। आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन दे दिया जाता है। दिस मेथड इज बॉर्न ऑफ थाउजेंड ऑफ यूरोमेटिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, जिसे हम किडनी फेलियर बोल रहे हैं। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रीफरेबली क्लोज रिलेटिव टू द मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाने से पहले उसको क्या किया जाता है, पहले मैच आउट किया जाता है, जिससे जो आपकी बॉडी जिस ऑर्गन को लेना चाह रही है वो उसको क्या ना करे, रिजेक्ट आउट ना करे। Modern clinical procedure have increased the success rate of such complicated technique। इसमें उसके बाद आता है रीनल कैलकुली, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट ऑक्सीलेट फॉर्म विद इन किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीलेट एसिड होता है आपका वो उसका कुछ मास जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जमा हो जाता है, उसे हम रीनल कैलकुली बोलते हैं, जिसको हम आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में पथरी बोलते हैं। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस क्या होता है कि जो आपकी किडनी होती है ग्लोमेरुलस की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस बोलते हैं। ये नीट 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन कराती हूँ। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है, ये नीट 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट बतानी है और इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यहाँ पे दो थे, एक आपका यहाँ पे था डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले और यहाँ पे था असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये बोल रहा है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इनपरमेबल। डिसेंडिंग वाला इम्परमेबल नहीं था वाटर के लिए, जबकि परमेबल था।
जब परमिएबल था तभी तो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट बन रहा था नीचे। एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये परमिएबल टू वाटर है, इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये तो ठीक है, सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन ये नहीं है। देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जबकि ये क्या बोल रहा है, कॉलमनार, यहाँ पे क्या आएगा, कुबॉइडल, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, फॉल्स हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जस्टा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बताना है, ठीक है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में देखो, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलमना ब्रेटी, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है। रीनल कॉर्पसल्स ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, नहीं, इनर पोर्शन ऑफ द मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं। लूप ऑफ हैनले ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लूप ऑफ हैनले होता है, जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो डीप रन्स होते हैं किसके अंदर, मेडुला रीजन के अंदर। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।